नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये प्राचीन भारत का डिस्कशन चल रहा था प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। कल हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे, लगभग 10-15 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो आइए उन्हें जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ बढ़ जाएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर की तरफ। तो पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 48 और यहाँ पे आपको यह प्रश्न खुद से करने के लिए कहा गया था। प्रश्न यूँ था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है? ए व्यापार का पतन, बी सामूहिक जनसंहार, सी जलवायु परिवर्तन या डी महामारी का फैलाव। तो चूंकि यह प्रश्न आप लोगों को करने के लिए दिया गया था तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते, लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं। ऐसा नहीं करना था, आपको आंसर अपना बताना चाहिए था, क्योंकि यह पहला ही प्रश्न था जब इस लेक्चर को हम लोग शुरू कर रहे थे। फिलहाल इसका आंसर जो है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है। चलिए आइए उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक प्रचलित मत है वह जलवायु परिवर्तन है और इसका कारण वनों की कटाई रहा होगा। किसका? जलवायु परिवर्तन का, जिससे धीरे धीरे बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी और सभ्यता का धीरे धीरे जो है वह क्रमिक पतन हो गया होगा। इसके अतिरिक्त एक और कारण माना जाता है कि जो सुदृढ़ एकीकरण का तत्व था वह भी हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बना। जैसे कि शहर जो थे वह एक जगह किलेबंद रूप में बनाए जाते थे। कुछ एक शहर यहाँ हो गया, एक शहर यहाँ हो गया, एक शहर यहाँ हो गया, तो विभिन्न शहरों के अपने मानकीकृत बांट प्रणालियाँ होती थी, अपनी मुहरें, अपनी लिपियाँ और मृदभांड अपने अपने होते थे। और ऐसा माना जाए इनमें जो है स्थानीय स्तर पर काफ़ी एकरूपता थी, लेकिन पूरी सभ्यता के स्तर पर समान रूप से एकरूपता नहीं थी। ठीक है, पूरी सभ्यता के स्तर पर थोड़ी थोड़ी भिन्नताएँ थी। ठीक है, तो इसको भी जो है हड़प्पा सभ्यता के अंत का एक कारण माना जाता है। ठीक है, लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे शहरों का परित्याग कर यह गांवों की ओर चलने लगे और शहरों का पतन होने लगा। जब और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता ही तो थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उसके पहले थोड़ी बातें। देखिए, कोई भी लेक्चर हो उसको आप कंप्लीट और अंत तक देखा करिए। इसके अलावा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनके संदर्भ में उनके जवाब जरूर दिया करिए। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं। दूसरा, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया। तीसरा, जादू टोने पर भरोसा करते थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3 या डी केवल 3। बहुत आसान है, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को करना है, किस तरह से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। विशाल पूजा स्थलों का अर्थ होता है मंदिर। मैंने पहले ही कहा था जहाँ पर भी आपको लोहा, मंदिर, घोड़ा अथवा युद्ध की बात आए वहाँ आप कान खड़े कर लीजिए और इसको गलत कर दीजिए। ठीक है, हालांकि घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमको जरूर मिले थे। कहाँ से मिले थे अब आप बताइए इसको। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो हड़प्पाई मुहरे तथा अन्य वस्तुएं जैसे कि मृदभांड या मनके थे उन पर पेड़ पौधों को बनाया गया था, जिससे इस बात का संकेत मिलता कि ये लोग प्रकृति पूजा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में उसकी समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में कई बार बात हो चुकी है। तो मिस्र और मेसोपोटामियाई की जो सभ्यता थी वह वहाँ पर बड़े बड़े मंदिर और भगवानों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार की किसी भी पूजा स्थल के संकेत हमको नहीं मिले हैं। मात्र मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है, जिसका संभवतः प्रयोग होता होगा अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए। ठीक है, लेकिन इस पर भी अभी तक लोगों का एक मत नहीं है। लोगों का मतलब हमारा आपका नहीं, जो पुरातत्व विशेषज्ञ है उनका। इसके अलावा जादू टोने पर विश्वास करते थे, ये कैसे पता चला? क्योंकि वो ताबीज का भी धारण करते थे। भूत प्रेत जादू टोने में वो लोग मानते थे। नेक्स्ट बताइए, यहाँ एक पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? ए S N राय, बी जॉन मार्शल, सी स्टुअर्ट पिगट या फिर डी D D कौशाम्बी। चलिए,
सही आंसर है इसका एस.एन. राय। स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है एस.एन. राय जी के द्वारा लिखी गई थी। आइए नीचे एक सूची दी हुई है, इसको आपको वीडियो को पास करके स्वयं मैच कराना रहता है, तो जल्दी से वीडियो पास करके सूची को सुमेलित करवा दीजिए। इस संदर्भ में आपको एक अलग से छोटा सा लेक्चर दिया गया था 10 से 12 मिनट का, नहीं देखा हो तो आप जा करके उसे ज़रूर देख लें। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोथल के उत्खननकर्ता थे एस.आर. राव, वहीं कालीबंगा के उत्खननकर्ता थे बी.बी. लाल, और धौलावीरा के उत्खननकर्ता थे आर.एस. बिष्ट, और सबसे अंत में हड़प्पा के माधव स्वरूप वत्स जो है उत्खननकर्ता थे। ठीक है, आइए देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन से कुछ थोड़ा इसके सनों के बारे में जानते हैं, किस किस सन में ऐसा उत्खनन करवाया गया। 1955 में एस.आर. राव ने लोथल का उत्खनन करवाया था। 1960 में बी.बी. लाल और बी.के. थापर के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, 1990 में आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन करवाया गया था, और 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का उत्खनन आरंभ करवाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि लगभग 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए हिंदू शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा, इसका प्रयोग सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र के लिए होता था। तीसरा, यह सामाजिक तथा धार्मिक पहचान के रूप में जाना जाता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या डी 1, 2 और 3। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता किधर बसी हुई थी? सिंधु नदी के पश्चिम में या फिर सिंधु नदी के पूर्व में? जो हड़प्पा सभ्यता थी वह सिंधु नदी के पूर्व में बसी हुई थी। ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसके अलावा आइए एक्सप्लेनेशन से देखेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए हिंदू शब्द का प्रयोग जो है ना सबसे पहले किया गया 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लिए। ठीक है, और इस शब्द को लाया कहाँ से गया? तो फारसी शब्द था यह, एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था, इसी से निकला हिंदू। ठीक है, तो हिंदू कैसा शब्द था? आरंभिक रूप से ये एक फारसी शब्द का अपरिष्कृत रूप था हिंदू। ठीक है, अब अरबी लोगों ने इसी फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कहा और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। ठीक, अरबी लोगों ने क्या कहा? अल हिंदी कहा और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में मतलब बाद में जो है तुर्कों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिया और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। तो मुख्यतः किसने नाम दिया हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदवी का? तो तुर्कों ने। ठीक, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। ठीक है, और इस शब्द यानी हिंदू शब्द का जो है लोगों की धार्मिक या सामाजिक पहचान का कोई भी क्या कहते हैं द्योतक अथवा कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है हमको 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हिंदू शब्द का प्रयोग जो है लोगों की धार्मिक और उनकी सामाजिक पहचान के लिए किया जाता है, बल्कि यह भौगोलिक पहचान के रूप में किया जाता था। ठीक है, मतलब सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उनको कहा गया हिंदू। बस सिंपल सी इतनी सी बात थी। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो एक फारसी शब्द था जिससे हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अरबी लोगों ने जो सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उनके लिए या फिर उस क्षेत्र के लिए अल हिंद शब्द का प्रयोग किया और वहाँ के रहने वाले यानी अल हिंद के रहने वाले लोगों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। बाद में तुर्कों ने इसको और सुधारा या फिर तुर्कों द्वारा इस नाम में और बदलाव किया गया और उन्होंने सिंधु के पूर्व के रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। यह धार्मिक और सामाजिक पहचान का आधार कभी भी नहीं रहा था हिंदू अपने आरंभिक समय से ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि
पूछा क्या जा रहा है, सूचियाँ दी हुई हैं, आपको सुमेलित करवाना है। चल वीडियो पॉज करके जो है अब तक आपने अपनी सूचियों को सुमेलित करवा लिया होगा। आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1। एकमात्र स्थान जहाँ से घोड़े के अवशेष मिले सुरकोटडा। हाथी, गैंडे, बाघ और भैंस से घिरा हुआ तथा पैर के पास 2 हिरण वाला पशुपति मुद्रा तथा मातृदेवी की आकृति कहाँ से मिली या किस कहाँ के मुहरों पर मिली, तो यह मिली मोहनजोदड़ो से। ठीक है। इसके बाद कुओं के साथ बहुत से मकान, यह कहाँ की विशेषता थी, तो यह विशेषता थी कालीबंगा के क्षेत्र की। और सबसे अंत में बंदरगाह शहर और चावल के अवशेष हमको गुजरात के लोथल क्षेत्र से देखने को मिले। ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, मोहनजोदड़ो जिसका एक अन्य अर्थ मृतकों का टीला है, यहाँ से हमको एक पशुपति की मुहर या सील मिली जिस पर पशुपति का चित्र अंकित था। इसकी एक विशेषता थी, मुहर पर एक पुरुष देवता थे। इस देवता के सींगों वाले 3 सिर हैं। ठीक है। और यह योगासन मुद्रा अथवा पालथी मार कर के बैठे हुए हैं। इनके चारों ओर एक हाथी, एक गंडा और एक सिंह है। ठीक है। मतलब देवता मान लीजिए ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इधर एक हाथी, इधर एक गंडा और इधर एक सिंह है। ठीक है, शेर। और इनके सिंहासन के नीचे भैंस, यहाँ पर सिंहासन है जो, उसके यहाँ पर भैंस और 2 पैरों के पास 2 हिरण अंकित हैं। 2 हिरण, कौन कितने पशु हो गए, 3 और 2 5। 2 हिरण, 1 भैंस जो नीचे है, हाथी, गैंडा और सिंह ऊपर की तरफ। ठीक है। बाकी मातृ देवी की मूर्ति तो विभिन्न स्थलों से पाई गई थी वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट, लोथल के बारे में हमारी बात हो चुकी, सुरकोटडा के बारे में बात हो चुकी। यहाँ पे घोड़े के 2000 ईसा पूर्व के आसपास के अवशेष हमको सुरकोटडा से मिले हैं। ठीक है। और सबसे अंत में कालीबंगा के अधिकांश घरों में कुएं थे। पानी घरों से बाहर निकल करके गलियों में जाता था जहाँ नालियाँ थी। सड़कों में मेन होल की भी व्यवस्था थी। इन सब के बारे में हमारी बातें हो चुकी है। योगी मुद्रा वाली, इसके बारे में थोड़ी बात हुई थी, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक से चर्चा नहीं हो पाई थी। ठीक है, प्रश्न ऐसा था नहीं उस समय। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के पुरावशेषों में नहीं पाई जाती है। ए लोहा, पहला लोहा, दूसरा पीतल, तीसरा कांसा। कूट का प्रयोग आपको करना है सही उत्तर के लिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कहीं पर भी आपसे लोहे की बात तो मैंने पहले ही कह रखी थी, लोहा है, आपको दिमाग में रख लेना कि गलत है। रही बात पीतल की, तो पीतल का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। ठीक है। सबसे अंत में जो हड़प्पा सभ्यता थी वह तो कांस्ययुगीन सभ्यता ही थी। ताम्रपाषाणिक और कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। प्रमुख रूप से जिन धातुओं की बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता में जो पाई जाती थी, तो देखिए सर्वाधिक इनके द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु थी तांबा, और यह अपने विशुद्ध रूप में इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद सोना, चांदी, आर्सेनिक, टीन, कांसा, सीसा, एंटीमनी और निकेल जैसी धातुओं का भी इस्तेमाल इस सभ्यता के लोगों ने किया था। ठीक है। अब तक यहाँ से लोहे अथवा पीतल की बनी हुई कोई भी चीज़ हमको नहीं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुरकोटडा और धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के सुपरिष्कृत प्रवेश द्वार थे। दूसरा, बनावली में सड़कें न तो सीधी थी और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही हैं। पहले ही आपको अपवाद बताया गया था कि एक अपवाद है। ठीक है, सड़कों के संदर्भ में। उसके बाद सुरकोटडा और धौलावीरा में हमको जो 4 दीवारी थी इसके पास यहाँ पर गेट भी देखने को मिले हैं। ठीक है। आइए देखिए, एक्सप्लेनेशन से देखिए तो थोड़ा और आप समझेंगे। देखिए,
धौलावीरा एक 3 स्तरीय विभाजन था, यह भी आपको बताया गया। पहले को गढ़ कहा गया, दूसरे को मध्य टाउन और तीसरे को निचला टाउन। जबकि सामान्यतः कैसे थे, 2 ही विभाजन था, एक दुर्ग का और दूसरा निचले, यानी कि एक अपर सिटी का और दूसरा लोअर सिटी का। जबकि धौलावीरा में यह विभाजन 3 प्रकार का था, एक हो गया था दुर्ग, दूसरा मध्य शहर और तीसरा हो गया था निचला शहर। ठीक है। दूसरी विशेषता जो थी धौलावीरा की, वह बाहरी दीवारों पर दोहरी किलाबंदी थी। उसके पश्चात गढ़ की किलेबंदी की गई थी। ठीक है, मतलब एक किलेबंदी इधर से थी, फिर एक किलेबंदी ऐसी थी, उसके बाद गढ़ की किलेबंदी की गई थी। ठीक। और यहाँ पर जो है ये धौलावीरा और सुरकोटड़ा में डिजाइन किए हुए प्रवेश द्वार पाए गए थे। ठीक है, मतलब जो गेट था उनका डिजाइन भी किया गया था, जबकि अन्य शहरों में जो प्रवेश द्वार थे वह सामान्य प्रकार के थे। मतलब ऐसा नहीं कुछ पैसे वाले लोग होते तो उनके घरों के दरवाजे कुछ विशेष होते हैं, और सामान्य वर्ग के घरों के दरवाजे वही सामान्य से वही काला दरवाज़ा लगा दो, काम खत्म। ठीक है। चलिए देखिए, बनावली में 2 अलग अलग दीवारों वाले अधिष्ठानों में, देखिए बनावली की बात करें अगर, तो यहाँ पर सामान्य रूप से 2 अलग अलग दीवारों वाले अधिष्ठानों में सामान्य उपखंड बनावली में अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ न तो सड़कें सीधी थी, न एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे ऐसे ऐसे सड़कें सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, लेकिन अलग अलग 2 अधिष्ठानों में बनावली की जब सड़कें देखी गई, 2 अधिष्ठान इधर इधर अलग अलग मैंने बना दिया, वास्तव में ये ऐसे थे। ठीक है, ये ऐसे, एक तो इधर दुर्ग का अपर सिटी और दूसरा लोअर सिटी, ये बनावली की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की किसी भी प्रकार की या कोई भी सड़क एक दूसरे को समकोण पर ज़्यादातर सड़कें नहीं काटती थी और न ही सीधी थी, ऐसे 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 हुआ करती होंगी। ठीक, जैसे आजकल की जीटी रोड हो गई है। नेक्स्ट बताइए, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ए, मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। बी, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यहाँ के विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। सी, लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की एक विशिष्ट विधि मानी जाने लगी। डी, हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है अथवा सही नहीं है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला गलत है। देखिए, सांकेतिक मुद्राओं अथवा किसी भी प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग, सांकेतिक मुद्रा कौन सी होती है, धातु की मुद्राओं को सांकेतिक मुद्रा बोला जाता है। धातुओं की जो मुद्राएं होती हैं, जैसे वर्तमान समय में प्रचलित है या फिर ऐतिहासिक काल में जैसी मुद्राएं प्रचलित हुआ करती थी सोने चांदी की, उस प्रकार की मुद्राएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग नहीं की जाती थी व्यापार अथवा वाणिज्य के लिए। व्यापार और वाणिज्य जो था वह वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। ठीक है, मतलब तुम कुछ दो हमसे कुछ लो। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं और सभी के बारे में हमारी बातें बहुत ही विस्तार पूर्वक हुई हैं। एक मंदिर के बारे में बात आता है। देखिए, सुमेरियन लेखों से हमको पता चला कि अफगानिस्तान में स्थित सैंधव स्थल मुंडी गाक से एक मंदिर जैसी संरचना मिली है हमको। ठीक है, ये तो हमको मिलुहा से व्यापार के बारे में पता चला था सुमेरियन लेखों से। ठीक है, इसको छोड़िए, इसके बारे में हमारी ऊपर बात हुई है। ठीक है, हालांकि आप ऐसे इस कथन को याद कर सकते हैं, इस शब्द को, कि अगर आ जाए कि सुमेरियन लेखों में ये बताया गया था कि जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय पर होता था या फिर मौद्रिक आधार पर होता था, तो आपको बताना होगा कि सुमेरियन लेखों में ऐसा कहा गया है कि जो मिलुहा के लोग थे और मिलुहा के जो व्यापारी थे वे जो है व्यापार करते थे वस्तु विनिमय के आधार पर। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं अफगानिस्तान में स्थित मुंडी गाक की। देखिए, अफगानिस्तान का एक स्थल सैंधव स्थल है मुंडी गाक, जहाँ से एक मंदिर जैसी संरचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी भी यह अस्पष्ट रूप में है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर अथवा सील में एक योगी को ध्यान मुद्रा में पद्मासन लगाए दिखाया गया है। दूसरा, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, गैंडा और भैंसा है और पैरों पर एक हिरण है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक,
बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, बहुत आसान है, अभी अभी हमने देखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दो के दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि जो मोदी कह रहा हूँ, जो योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है वह जो है, पद्मासन लगाए हुए जो योगी की मुद्रा प्राप्त हुई है वह प्राप्त हुई है हमको मोहन जोदड़ो से। अभी अभी करीब 2-4 मिनट पहले ही हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, मोहन जोदड़ो से हमें वह योगी की मुद्रा, योगासन वाले योगी की मुद्रा प्राप्त हुई थी। इसके अलावा उसके चारों ओर एक हाथी था, एक गैंडा था, एक भैंसा था उसके सिंहासन के पास, और एक बाघ नहीं, एक सिंह था। ठीक, सिंह या शेर था। दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं, पैरों के पास एक हिरण नहीं था, पैरों के पास मैंने कहा था 2 हिरण थे। ठीक है, तो बस यही था, यहाँ पर भी यही बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह सुमेलित करवाने वाला है, तो आप इसे बताइए सुमेलित करवा करके। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सही हैं। लोथल में एक बंदरगाह मिला हमको, सोर्तगुई से हमको कुछ नहरें प्राप्त हुई। आपको बताया गया था कि सोर्तगुई जो है अफगानिस्तान क्षेत्र में है, वर्तमान समय में अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है सोर्तगुई। ठीक है, यहाँ से जो है हड़प्पावासी किस चीज़ का आयात करते थे बताइए? सोर्तगुई से हड़प्पावासियों द्वारा जो है लाजवर्द का आयात किया जाता था। ठीक है, लाजवर्द जो कि नीले रंग का एक पत्थर था। लाजवर्द था ही कि कार्नेलियन था भाई? एक सेकंड रुके, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, देख लेता हूँ। हाँ सही है, सोर्तगुई से जो है वह लाजवर्द का ही आयात किया जाता था, जो कि एक नीले रंग का पत्थर था। वहीं कार्नेलियन का आयात कहाँ से किया जाता था? कार्नेलियन जो है गुजरात के लोथल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। ठीक, कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, नहर के बारे में जो बताया गया कि नहरें नहीं थी, नहरों से सिंचाई नहीं होती थी, ऐसा हमने पहले बात की है। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके बारे में। देखिए, हड़प्पाई जो स्थल थे वह अर्धशुष्क भूमि क्षेत्र में अवस्थित थे, जहाँ कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। अफगानिस्तान में सोर्तगुई के हड़प्पा स्थल पर नहरों के अस्तित्व में होने के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में खोजे हुए जलाशयों का प्रयोग भी संभवतः कृषि हेतु जल भंडारण के लिए किया जाता रहा होगा। वास्तव में ये लोग नहरों के माध्यम से सिंचाई नहीं करते थे, नालियाँ बनाते थे और नालियों के माध्यम से जलाशयों में पानियों को एकत्रित करते थे। उसके बाद यहाँ से पानी अपना ले जाते थे सिंचाई करने के लिए खेतों में। ठीक है, तो यहाँ नहरों को काट करके सिंचाई ये लोग नहीं करते थे इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित अंत्येष्टि विधियों में से किसका अभ्यास किया जाता था? पहला ताबूतों में दफन, दूसरा दाह संस्कार, तीसरा बर्तनों या मटकों में दफन। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन है ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, इन्हें ताबूतों में कहीं कहीं दफन करने का हमको प्रमाण मिला है, कहीं पर दाह संस्कार, और कहीं पर शव को जो है मटके अथवा बड़े बड़े बर्तनों में रख करके दफना दिया जाता था। ठीक है, और कहीं पर हमको कलश समाधान की अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि जैसे शहरों के आसपास जो कब्रिस्तान हमको मिले हैं, उससे ही हमको पता चला हड़प्पावासी किस प्रकार की अंत्येष्टि प्रथाओं का अनुसरण करते होंगे। मोहनजोदड़ो में पूर्ण दफन और अंतिम संस्कार प्रचलित था। ठीक है, लोथल में कब्र को पकी हुई ईंटों के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता था, जो ताबूतों के प्रयोग का संकेत करती है। वहीं हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत का भी प्रयोग किया गया, और लोथल में कभी कभी कंकाल के युगल के साथ शव को मटके में दफनाने की प्रथा के भी हमको संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसलिए सभी कथन सही। वास्तव में जब वैदिक काल तक आप आएंगे तो शवों को दफनाने की ऐसी ही विधियां आपको मिलती हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, हड़प्पा निवासी वृहद स्तर पर चावल की खेती करते थे। दूसरा, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए नहर के पानी का उपयोग करते थे। तीसरा, हड़प्पा बस्तियां दो भागों में विभाजित हैं, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए वही अफगानिस्तान के सोर्तगुई वाला एग्जाम्पल लिया गया नहरों के संदर्भ में। ठीक है, बाकी अन्य सभी चीज़ें आपको बताई गई। देखिए हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में ना गेहूँ, जौ, चना, दाल, तिल शामिल है। बाजरे के दाने हमको गुजरात के स्थल विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि वे लोग जो चावल की खेती किया करते थे वे काफ़ी कम मात्रा में करते थे। बृहद स्तर पर चावल की खेती उनके द्वारा नहीं की जाती रही होगी। वहीं यहाँ पर वही सोर्तगुई वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, सोर्तगुई में हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, लेकिन पंजाब और सिंध से ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट और लास्ट यह तो आपको पता ही है कि शहर जो थे वे दो भागों में विभाजित थे। धौलावीरा 3 भाग में विभाजित था। चहुंदड़ो जो है वह एक दुर्ग के अंदर ही पूरा शहर बनाया गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बता निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, लिंग पूजा। दूसरा, पत्थर की मुहरें। तीसरा, अश्व केंद्रित सभ्यता। और चौथा, चावल की खेती। आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति से कौन सा संबंधित है। ए 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। बस अश्व केंद्रित सभ्यता हटा दीजिए, घोड़ा, लोहा, मंदिर और युद्ध, बाकी सभी चीज़ें सही हैं। ठीक है, पत्थर और मिट्टी की मुहरें इनके द्वारा बनाई जाती थी। मिट्टी या टेराकोटा भी आप लोग बोल सकते हैं। चावल की खेती से ये लोग परिचित थे। गुजरात के लोथल से हमको चावल की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अश्व के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं, लेकिन कालक्रम में निश्चिंतता नहीं है। ठीक है, तो अश्व के बारे में तो बात नहीं करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में सुतकांगने डोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर तक और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक था। और दूसरा, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। आपको बताया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र में अवस्थित दायमाबाद तक था। दायमा या फिर कहीं कहीं से दायमाबाद करके लिखा जाता है। ठीक है, और पश्चिम में इस सभ्यता का विस्तार जो था वह सुतकांगने डोर से लेकर के था। सुतकांगने डोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ में अवस्थित आलमगीरपुर तक था। ठीक है, तो यह तो कई बार आपको बताया गया, मैप के माध्यम से करवाया भी गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल था हड़प्पा सभ्यता का वह मोहनजोदड़ो था, न कि हड़प्पा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, न कि हड़प्पा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ लंबाई चौड़ाई का हिसाब दिया गया। कुल क्षेत्रफल ऐसे जान लीजिए, एक नज़र डालते चलिए। जो सभ्यता थी वह त्रिकोणीय रूप में फैली हुई थी। त्रिकोण तो इस प्रकार होगा ना। ठीक है, त्रिकोणीय रूप में कुछ यह सभ्यता फैली हुई थी। ठीक, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था, जिसमें मांडा से लेकर दैमाबाद यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो दूरी थी वह लगभग 1100 किलोमीटर की, और सुतकांगने डोर से लेकर के आलमगीरपुर तक यानी कि पश्चिम से पूर्व की दूरी थी लगभग 1550 किलोमीटर तक की। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ सपाट एवं सजावट वाले दोनों तरह के मृदभांड पाए जाते हैं। दूसरा, सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता था। यह लाल गेरुआ फारस की काढ़ी में स्थित हारमुज से आती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन जो है वह सही है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में, मृदभांडों के बारे में। यह अलग से और नया प्रश्न आया है हमारे पास। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के उत्खनन में हमको सपाट और सुसज्जित दोनों ही प्रकार के मृदभांड या मट्टी या बर्तन देखने को मिले हैं। ठीक है, सपाट यानी सिंपल बर्तन और सुसज्जित बर्तन, दोनों प्रकार के बर्तन हमको देखने को मिले। कहीं कहीं पर हमने फायांस के बने बर्तनों को भी देखा। ठीक है, जो कि विलासिता के वस्तुओं में जाती थी। ठीक है, अब देखिए, सभी सजावटी सामान एक अपारदर्शी लाल पट्टी से लेपित होते थे, जिस पर काले रंग द्रव्य के साथ डिजाइन बनाया जाता था। ठीक है, मान लीजिए यह कोई पात्र है, इस पर लाल रंग का एक पारदर्शी पदार्थ लेपित कर दिया जाता था या लगा दिया जाता था। मान लीजिए आपके घर का घड़ा रखा है या कोई ड्रम रखा हुआ है। ठीक है, उस ड्रम पर उस ड्रम को जो है लाल रंग के अपारदर्शी पदार्थ से रंग दिया गया। उसके बाद उस ड्रम पर आपने किया क्या कि काले रंग से डिजाइन बनाए। यही लाल और काला रंग के मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। अब कुछ मृदभांडों पर किया क्या, जैसे लाल रंग के उसी मृदभांड पर कुछ कुछ में चित्र बना दिया गया। ठीक है, तो चित्रित धूसर मृदभांड भी हमको देखने को मिले, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिले थे। लाल काला रंग ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, चित्रित धूसर मृदभांड हमको वैदिक काल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिस स्थानीय नदी के किनारे से प्राप्त मिट्टी के रेत के साथ अभ्रक और चूने के कण शामिल होते थे इन बर्तनों को बनाने के लिए। ठीक है, सजावटी बर्तनों पर जो लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता था, वह लाल गेरुआ जो है फारस की काढ़ी में स्थित हॉर्मुज से आता था, जबकि काले रंग को मैग्नीफेरस हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा स्थल से प्राप्त नीलम का आयात अफगानिस्तान से किया गया था। दूसरा, बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। और तीसरा, जल दोहन प्रणाली हड़प्पा शहरों की विशेषता नहीं थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल एक और दो, या डी एक दो और तीन। सही कौन, आपको बताना है कौन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है कि हड़प्पा स्थलों से जो हमको नीलम मिला उसका आयात अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, बाकी बालाकोट हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह शहर थे उनमें लोथल, सुतकांगनेडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी थे। ठीक है, और जल दोहन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली, यह दोनों ही हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। ठीक है, जल का यह बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान्य के कोठार कहाँ कहाँ अवस्थित थे। ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा तथा कालीबंगा में। बी, हड़प्पा चहुंदड़ो तथा कालीबंगा में। सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो में। और सबसे अंत में डी, मोहनजोदड़ो धौलावीरा तथा चहुंदड़ो में। आसान है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो धान के कोठार थे वह थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में भी सीधे सीधे यही कहा गया है। चलिए, सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं। यह सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक करिए। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग हमको कालीबंगा से देखने को मिला है और वर्गाकार ईंटों का प्रयोग हमको कहाँ, वक्राकार ईंटों का प्रयोग हमको कहाँ से देखने को मिला, चहुंदड़ों से। ठीक है, बाकी अन्य जगहों से हमको जो है निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी 3 युगल समाधियों के अवशेष जो है हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। तिल और सरसों का ढेर जो है हमको बनावली से मिला है। ठीक, तिल और सरसों का ढेर हमको बनावली से मिला है, बनावली। और 3 युगल समाधियों के अवशेष हमको लोथल से देखने को मिले हैं या मिलते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ जो है यह चैप्टर समाप्त होता है। बाकी अपने प्राचीन भारत के नेक्स्ट डिस्कशन में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल के अंत में डिस्कशन के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।